हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार 10th सोशल साइंस की जो अपनी क्लास चल रही है उसका लेक्चर या भाग 2 आज लेके फिर उपस्थित हुआ हूं। कल आपके सामने मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो चर्चा की थी, वो अपन ने ये देखा था उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई जिनसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन से वो कारण भी हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि फ्रांस इस हद तक बहुत अधिक उत्तरदायी लगा, क्योंकि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को बल्कि यूरोप में एक राष्ट्रीय विचारधारा का एक प्रसार किया। और उस प्रसार में उसके बाद में जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने और सारा तेजी से काम किया और अपने अधीनस्थ जो उपनिवेश थे उस पर भी उसने वो सुधार लागू किए जो फ्रांस में थे। इस तरह से पूरे फ्रांस के सुधारों को लेकर यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी इच्छाएं बलवती होने लगी और वो निरंकुश राजतंत्र का विरोध करने लगे। इन सबसे भयभीत होकर जो रूढ़िवादी थे या जो शासक जो थे राजतंत्रीय व्यवस्था जिनमें देशों में थी, वो सब इकट्ठे हुए और नेपोलियन को एक संघ बनाया और नेपोलियन को 1815 के वाटरलू युद्ध में परास्त कर दिया। उसके बाद अपन ने पढ़ा था किस प्रकार से उन्होंने नेपोलियन के बाद की व्यवस्था को कायम किया। अब हम बच्चों आज 1815 के बाद क्या व्यवस्था हुई उस व्यवस्था का यहाँ अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि जो चेंजेस किए गए, फ्रांस का क्या कहते हैं, फिर से राजतंत्र की स्थापना करवा दी गई। फ्रांस की सीमाओं पर राजतंत्रों की ताकतवर राज्यों की स्थापना कर दी। नीदरलैंड बेल्जियम ला के एक नया देश बना दिया। ऐसे बहुत सारे जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बाद भी क्या स्थिति निर्मित रही, इस हम दूसरे उसमें देखेंगे लेक्चर में आज के में। और अगर लेक्चर बड़ा होता है तो बाकी का जो बचा हुआ जर्मनी का एकीकरण वगैरह पार्ट है, इटली का, वो अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें ही देख लेंगे, नहीं उसको अगले वीडियो में कल लेकर आऊंगा। तो आज शुरू करते हैं अपना आज का। जैसा कि मैंने यहाँ बच्चों हेडिंग दी है आपको 1815 के पश्चात, क्योंकि 1815 में मैंने आपको बताया था कि वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन पर पराजय हुई और उसके बाद विजित राष्ट्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाएं की कि हमने ये राज्य उनको मिल गया। ये जो पिछले वीडियो में आप देख लेना, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो उसमें इतनी आवश्यकता आपको समझाने की आई नहीं है। तब हुआ क्या, 1815 में वियना सम्मेलन में निश्चय किया गया कि फ्रांस में बूरो वंश की स्थापना की जाएगी या किया गया। बूरो वंश की स्थापना की गई क्योंकि वो लोकतंत्र से अन्य यूरोपीय देशों को खतरा था, तो उन्होंने सबसे पहले पुनः फ्रांस पर राजतंत्र को थोप दिया। बच्चों जो बूर्बो वंश का लुईस वोल्वे को हटाकर जो नई गणतंत्रीय व्यवस्था बनी थी फ्रांस के अंदर, वो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो गणतंत्रीय व्यवस्था को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, सब ने मिलकर खत्म कर दी। पहली बात तो ये हो गया। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, नेपोलियन के वंश का वो बूर्बो वंश का नेपोलियन 18वें नाम जो शासक था उसको गद्दी पर बैठाया और वो 1815 से लेकर 1830 तक शासक रहा। जो 1815 में शासक बनाया गया वो 30 तक रहा। वह एक निष्क्रिय शासक रहा, उसने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं, उसको कोई ज्यादा अनुभव नहीं था प्रशासकीय। और चूंकि नेपोलियन ने इतने बड़े सुधार किए तो नेपोलियन के सुधार के बाद तो एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का शासक चाहिए था, उसके अंदर ऐसी कोई विलक्षण प्रतिभा बच्चों थी नहीं, इसलिए वो असफल हुआ और लोगों की आकांक्षाओं पर जब वो खरा नहीं उतरा तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद लुई फिलिप नामक एक व्यक्ति को चुना गया। यह क्रांतिकारियों द्वारा लुई 16 की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद, लुई 18 की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को चुना गया। जब तो उन्होंने देखा बच्चों के चूंकि वो शासक सब सफल नहीं हुआ नेपोलियन, तो उसके बाद उन्होंने लुई को लाए। लुई ने भी वो काम नहीं किया जिसके लिए लुई को बैठाया गया था, है ना। तो क्रांतिकारियों द्वारा लुई 18वें की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। फ्रांस इस घटनाक्रम पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने एक टिप्पणी की थी। जो मैंने आपको बताया था कि 1815 में जो
वियना कांग्रेस के अंतर्गत जो नेपोलियन के बाद की पश्चात की परिस्थिति पर जो विचार विमर्श हुआ, उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक ने की। और मेटरनिक ने फ्रांस पर एक बहुत शानदार टिप्पणी की, जिस पर यहाँ चर्चा करना मैं उचित समझता हूँ। इसका अर्थ बाद में भी आपको और भी समझाया जाएगा, यहाँ भी आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जो परीक्षा में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों हो जाता भाई? क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने ही यूरोप के अन्य देशों को मार्ग बतलाया कि इस तरह से हम निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर सकते हैं। और ये रूढ़िवादी निरंकुश राजा कैसे चाह सकते थे कि हमारी राजसत्ता को कोई चुनौती पहुंचाए। लेकिन वही जब उन्होंने जैसे ही हटाया, फिर हटा दिया उन्होंने शासक को, तो अब क्या हो गया कि ऑस्ट्रिया के राजा चांसलर वगैरह को सबको फिर दिक्कत होने लगी। तो हमने जो व्यक्ति बैठाया था उसको तो फ्रांस की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो फ्रांस की जनता पर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो उसका दुष्परिणाम ये उनकी दृष्टि से क्या देखने को मिला उनको कि फ्रांस की इस परिवर्तन के कारण ब्रसेल्स जो बेल्जियम है वही भी वहां विद्रोह हो गया। और जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जो एक नया देश बनाया था 1815 में बेल्जियम को और नीदरलैंड को मिला के, वो बेल्जियम क्या हुआ, नीदरलैंड से अलग हो गया। तो मेटरनिक ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि फ्रांस में जो घटनाक्रम होती है उसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ना निश्चित है। इसीलिए उन्होंने ये वाली कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये उन्होंने टिप्पणी की बच्चों। 1848 में फ्रांस के अंदर पुनः परिस्थितियां बदल गई। ये फिलिप भी वो काम नहीं कर सके जो जिसके उद्देश्य से उनको बैठाया गया था। फिलिप से भी जनता नाराज हो गई। अब वो नाराज होने के और भी कई कारण थे, क्योंकि फ्रांस की ऐसी परिस्थितियां थी, फ्रांस के निरंतर युद्ध में बने रहा, संलग्न रहे युद्ध में, उपनिवेशों में भी युद्ध में संलग्न रहे, तो युद्ध से आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही थी। नेपोलियन जो इतने बड़े सुधार करके गया था, उस सुधार के से में भी वो अपनी क्या कहते हैं सुधारों को कायम नहीं रख सके। तो 1848 फ्रांस के अंदर पुनः परिस्थितियां बदली, लुई फिलिप को भी शासन से हटा दिया गया। अब उनके स्थान पर नेपोलियन थर्ड को राष्ट्रपति बनाया गया। सोचिए आप कितना परिवर्तन होता चला जा रहा है फ्रांस के अंदर। अब जब उनको बैठा दिया गया बच्चों, 48 में फ्रांस शायद पूरे यूरोप में गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी। मैंने जो अभी आपको बताया, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। जनसंख्या की तुलना में बच्चों जो रोजगार के अवसर बनना चाहिए थे वो रोजगार के अवसर बन नहीं रहे थे। तो बेरोजगारी, गरीबी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। जब इसके लिए लोग अपनी अपनी राज्य की सरकारों को, अपने देश की सरकारों को दोषी मान रहे थे। इस समय अकाल भी पड़े, इस अकाल ने भी और नकारात्मक प्रभाव छोड़े अपने अपने। किसान, मजदूर, पढ़े लिखे, मध्यम वर्ग सभी शासकों से असंतुष्ट थे। इसका एक बड़ा कारण फ्रांस की निरंतर युद्ध में उलझा रहना, जनसंख्या वृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसर कम पैदा होना। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में उद्योग क्रांति का जन्म हो चुका था प्यारे बच्चों। सबसे पहले कृषि क्रांति भी इंग्लैंड में हुई और कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में ही हुई। औद्योगिक क्रांति से आशा यह था कि अब मशीनों का दौर आ गया, मशीनों का युग आ गया। अब हाथ से होने वाले धीरे धीरे कामों को मशीनों ने ले लिया। मशीन जो 100 आदमी मिलकर काम नहीं कर सकते थे, वो एक दिन में एक मशीन के माध्यम से कर दिया जाता था। तो अब प्रतिस्पर्धा में ये फ्रांस के अन्य देश, फ्रांस शायद यूरोप के अन्य देश कहीं भी इंग्लैंड से टिक नहीं पा रहे थे। यह भी एक स्थिति असंतुष्टि का बहुत बड़ा कारण बन रहा था। इसके साथ ही इसका ही परिणाम निकला कि अब क्रांति की लपटें यूरोप के अन्य देशों में भी, जैसे इटली, जर्मनी तक पहुंचने लगी। तो जर्मनी अभी तो था ही नहीं, जर्मनी को बात इस समय की लगभग मिला के कुछ भौगोलिक क्षेत्र को मिला दिया जाए तो इसमें जर्मनी को बच्चों प्रसा बोलते हैं, जो आप बार बार अपनी किताब में पढ़ रहे होंगे, वो ये प्रसा है कि अब ये यहाँ पर भी लपटें निकल के आने लगी बच्चों। अब क्या हुआ इसके साथ, अब देखें यहाँ पर अगर इसके बाद तो जब स्थिति ऐसी भयंकर होने लगी, असंतोष का चारों ओर वातावरण फैला हुआ था। इस असंतोष के वातावरण ने एक माहौल को बना दिया कि किस तरह से हम राज्यों के खिलाफ
अपना बातें मनवा सकते हैं और इन बातों को किस तरह से काम कर सकते हैं, ये इस क्रांति से निकल के आया। अब बच्चों दूसरा आया ये रूमानी, एक आपकी किताब में और दिया गया है, वो दिया गया है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी हमें जैसे रूमानी कह सकते हैं, अपन जो सोचते हैं एक इमेजिन टाइप की बात कर सकते हैं, उससे भी राष्ट्रीय भावना का विकास हो सकता है, ये आपकी किताब में बताया गया है। विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध काल में या क्षेत्रीय विस्तार में नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण सांस्कृतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। यानी राष्ट्र निर्माण केवल हम युद्ध के समय से ही नहीं कर सकते कि राष्ट्र युद्ध से जीत लिया हमने, नहीं, राष्ट्र का निर्माण कैसे भी महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक पक्ष भी उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? कला, काव्य, कहानियां, किस्से, संगीत राष्ट्रीयता को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन लोगों से, इनसे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निकल के आती हैं। आपकी बुक में इसके विषय में जर्मनी के दो भाइयों की बहुत अच्छी एक दी गई है, उसको आप पढ़ना। उसमें उन्होंने किस तरह से लोक कथाओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर इकट्ठा करके लोक कथाओं को इकट्ठा किया, बुक में छपाया और लोगों को जागृत किया। हम कह सकते हैं कि रूमानीवादी एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। किसके माध्यम से? वो सांस्कृतिक पक्ष के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से। आप भी जानते हो कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं बच्चों, तो आपको अपनी क्षेत्र की कोई बोली बोलने वाला मिल जाता है तो आपके एकदम कान खड़े हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की तरह आप देख नहीं रहे होते हो, उस व्यक्ति को आप देखने लगते हो, आप पूछने लगते हो कहां के रहने वाले हो आप। ये एक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक जुड़ाव होता है। यही भावनात्मक जुड़ाव रूमानी क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी भावना का है ना। हाँ, अब उन्होंने क्या कहा, अब हम इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या है रूमानीवाद? जो आपके मन में आ रहा होगा बार बार, इतना जो हम समझा के आ रहे हैं उसके बाद समझ में नहीं आ पाया हो, तो मैंने और बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखने का प्रयास किया बच्चों, समझे आपको। हम कह सकते हैं रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवादियों का मानना था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। इस आधार पर हम किसी राष्ट्र को अपने को जोड़ सकते हैं। इन्होंने लोकगीतों, जैसे मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, इन्होंने लोकगीतों, जन काव्यों, लोक नृत्यों से जन भावनाएं प्रकट की, या इनसे जन भावनाएं प्रकट होती हैं, ऐसा इनका मानना था। इसके पीछे इनका उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। ऐसे लोगों तक हम कैसे बात पहुंचाएंगे? तो इनको हम पहुंचाने के लिए लोक नृत्यों के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से, लोक गाथाओं के माध्यम से अपनी बातों को उनको पहुंचा सकते हैं, और वो इस हमारी अपने क्षेत्रीय लोकल की बातों को बहुत अच्छे से वो अपनी अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं उनको। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें पोलैंड में देखने को मिलता है बच्चों, आपकी किताब में ये सब बताया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोलैंड में देखने को मिलता है, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड स्वतंत्र देश नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को उन्होंने जीवित रखा। पोलैंड पर रूस का प्रभाव हो गया था। रूस ने अपने यहां से पोलिश भाषा को, रूस ने अपने वहां से पोलिश भाषा को बहुत तेजी से बच्चों क्या कर दिया, बहुत तेजी से पोलिश को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी रूस के लोगों ने पोलिश भाषा को दबाने के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने अत्याचार किया पोलैंड के लोगों पर। उन्होंने पादरियों से कहा कि आप पोलिश नहीं बोलेंगे, पादरियों को उनके पद से हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो उसको खत्म नहीं कर पाए। और आज देखते हैं पोलैंड एक नया देश, पोलैंड आज भी एक देश के रूप में यूरोप महाद्वीप में है। अब आपकी किताब में बेटा जो अगला बड़ा पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान यूरोप का ही एक हिस्सा है, बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। यूनान प्राचीन, अगर यूं कहें पूरे यूरोप का मार्गदर्शक, शिक्षक,
रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संपूर्ण यूरोप में क्रांति का जो प्रकाश फैला है या ज्ञान का जो प्रकाश फैला है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो विविध जो आर्ट की जो शाखाएं हैं, उन सारे क्षेत्रों में यदि बात करें तो यूनान से ही ये सारी चीजें यूरोप के अंदर गई हैं। आज भी जो अभी वर्तमान में जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं बच्चे, वो भी ओलंपिक खेल यूनान की ही देन है। यूनान से ही इस ओलंपिक खेल का जन्म हुआ। तो आप सोचिए यूनान कितना समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को लेके आगे बढ़ा। लेकिन वो भी एक समय ऐसा आया जब वो भी ऑटोमन साम्राज्य यानी मुस्लिम जो शासक आक्रांता थे, उन्होंने यूनान पर अधिकार कर लिया और उसको किस प्रकार से उन्होंने विजित किया, इसकी यहाँ आपके सामने एक कहानी प्यारे बच्चों है। यूनान ग्रीक यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यूनान को पश्चिम सभ्यता का पालना माना जाता। मैंने कहा ना, सृजन उन्होंने किया है ना। यूनान के पश्चिम सभ्यता का पालना माना जाता है। यहीं से सभ्यता संस्कृति का प्रसार अन्य यूरोपीय देशों की ओर गया। इसी कारण यूरोपीय देश यूनान के साथ भावनात्मक लगाव रखते थे। उन्हें इस बात का बड़ा दुख था, क्षोभ था कि यूनान आज हमारे जो संस्कृति का वाहक है, वो आज एक गुलामी की जीवन जी रहा है। यूनान में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, ये तो स्वाभाविक बात है। ये लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। ईसाई में जो प्यारे बच्चों कई शाखाएं हैं ईसाई चर्च की, है ना, जिसमें से है ना, जैसे कि आपको पता है कि जो मार्टिन लूथर किंग ने सुधार किया था, धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, उसमें प्रोटेस्टेंट था, एंग्लिकन चर्च था, ऐसे कई शाखाएं बट गया था। तो ये जो यूनान है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। रूस जो उसके पड़ोस में ही लगभग रहता था, रूस भी ग्रीस की भांति ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही मानता था। 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने यूनान पर अधिकार कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है प्यारे बच्चों। ये ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष चला, बहुत संघर्ष चला। उस संघर्ष में 1453 में यूनान पर अधिकार ऑटोमन तुर्कों ने कर लिया, है ना। तुर्कों ने जब अधिकार कर लिया इस पर, तो तुर्की शासन अधिकार करने के बाद तुर्कों के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा। उनके लोग भ्रष्टाचार से जब यूनान के लोग परेशान होने लगे, तब यूनान के अंदर एक भावना बलवती होने लगी बच्चों कि अब हमें स्वतंत्र होना चाहिए। और इन भावनाओं को यूरोप के अन्य देश भी समझ रहे थे और उन्होंने भी इसको समर्थन देना शुरू किया। इसमें सबसे ज्यादा आगे आया वो रूस आया, और रूस का इसके पीछे एक राजनीतिक कारण और रहा, बहुत अलग है। ऐसा मानते हैं कि रूस का एक पीछे आर्थिक कारण था, एक कूटनीतिक उद्देश्य था कि अगर ऑटोमन साम्राज्य यानी कि यूनान स्वतंत्र हो जाएगा ऑटोमन तुर्कों से, तो बाल्कन क्षेत्रों में हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसलिए मानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑर्थोडॉक्स चर्च को यूनान भी मानने वाला था, ऑर्थोडॉक्स चर्च को रूस भी मानने वाला था, रूस भी ईसाई धर्म को मानने वाला था और यूनान भी ईसाई धर्म को मानने वाला था। इंग्लैंड ने भी बहुत सारा समर्थन दिया। इंग्लैंड ने तो इतना समर्थन दिया कि अभी आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के एक कवि ने पैसा इकट्ठा करके और यूनान से युद्ध करके समर्थन में युद्ध करने के लिए गया, जहां बुखार से उसकी मृत्यु भी हो गई उस कवि ने। आओ आगे बढ़ते हैं। तुर्की शासन में भ्रष्टाचार अराजकता चारों ओर व्याप्त थी, इसलिए अब यूनान के लोग तुर्की से, है ना, या टर्की से या तुर्की से स्वतंत्र होना चाहते थे। हालांकि यूनान एक छोटा देश है, पर एक भाषा, एक चर्च, एक नस्ल की भावना के कारण इनमें एकता के भाव बहुत अधिक थे प्यारे बच्चों। क्योंकि रूस ग्रीस ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानता था, अतः वह भी यूनान की स्वतंत्रता का समर्थन करता था। यूनान ने ही यूरोप में सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार किया और ऐसा यूरोपीय देश मानते भी हैं। इस कारण इन देशों ने यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। यूरोप के कई देशों के कवि और कलाकार यूनान के समर्थन में एक आंदोलन चलाया। इसके प्रमुख समर्थन में जो चलाया उसमें प्रमुख एक नाम इंग्लैंड कवि लॉर्ड बायरन का था। यह मैंने आपकी अभी चर्चा की। ये वही लॉर्ड बायरन कवि हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके यूनान को भेजा और स्वयं लड़ने के लिए गया। सोचो आप कितना इसका
भावनात्मक लगाव रहा होगा और इसी भावनात्मक लगाव के पीछे के कारण उन्होंने क्या किया कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और यूनान में उनका बड़ा ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है बच्चों। अगर हम आगे देखें, इन्होंने यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन इकट्ठा किया, वहां स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने के लिए भी गए, जहां उनकी बुखार से मृत्यु हो गई। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन को रूस फ्रांस ने समर्थन दिया, तो टर्की का समर्थन करने के लिए अफ्रीकी जो मुस्लिम देश था एक, वो भी कूद पड़ा, है ना, जिसमें मिस्र का नाम आता है। ये मिस्र युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन जब दोनों सेनाओं के आपस में युद्ध हुआ तो टर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को रूस ने और फ्रांस की संयुक्त सेना ने पराजित कर दिया और इस प्रकार से 1832 की संधि में, कस्तूनतुनिया की जो संधि हुई थी, उसमें यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। ये आपके चैप्टर का ये वाला भी पार्ट हो गया। अब चूंकि वीडियो अगर आज आगे बनाएंगे तो ओबाऊ हो जाएगा। अब कल एक नए चैप्टर में, जिसमें आपकी इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, इंग्लैंड की अजीब दास्ता जो उसमें लिखा है आपकी बुक में, वो है, इन सबको लेके कल उपस्थित होते हैं। तब तक आप इनका नोट्स बनाइए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।